हेलो दोस्तों, मैं पुनीत उमराव आपका उमराव एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम लोग फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। फिजिक्स में चैप्टर हमने पहला लिया है बल। बल क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, वो हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। केवल आपको पूरा वीडियो अंत तक देखना है। बल आपको पूरा का पूरा नॉलेज बल के बारे में आज मिलेगा। देखते हैं बल होता क्या है, बल की डेफिनेशन क्या होती है, मात्रक क्या होते हैं, बल कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा बल कब और कहाँ पे लगेगा, क्यों लगेगा, इसके बारे में हम पूरी जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से आपको देंगे। बल बल इंग्लिश में इसको बोलते हैं फोर्स। इसकी एसआई यूनिट जो होती है, स्टैंडर्ड यूनिट जो होती है न्यूटन। और सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक हमारा क्या होता है डाइन। एक डाइन बराबर होता है 10⁻⁻⁵ न्यूटन। ये होता है, ये इसका मात्रक है। सीजीएस पद्धति में डाइन होता है और एसआई में हमारा न्यूटन। एक डाइन बराबर 10⁻⁵ न्यूटन होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि एक डाइन बराबर 10⁻⁵ न्यूटन होता है। बल क्या होता है? बल वह वाही कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दे या करने की कोशिश करता है। कोई आवश्यक नहीं है कि स्थिति में परिवर्तन ही कर दे, लेकिन परिवर्तन करने की कोशिश जरूर करता है। वही हमारा क्या कहलाता है? बल कहलाता है। कोई जरूरी नहीं कि परिवर्तन ही कर दे। क्यों? क्योंकि उस पर जो स्थैतिक घर्षण बल लग रहा है, हो सकता है उसका मान अधिक हो और आपके द्वारा जो लगाया गया बल है उसका मान कम हो, तो परिवर्तन होगा? नहीं हो सकता। इसलिए बल परिवर्तन करने की कोशिश करता है, ना कि परिवर्तन ही कर दे। कोई जरूरी नहीं होता है। तो लिखेंगे पहले डेफिनेशन क्या होती है इसकी। बल बल वह वाह्य कारक होता है। बल वह वाह्य कारक होता है। वाह्य कारक होता है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की कोशिश करता है। कोई आवश्यक नहीं होता कि अगर हम बल लगाएं तो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ही हो। परिवर्तन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जब तक कि वस्तु में जो स्थैतिक घर्षण बल लग रहा है उससे अधिक बल नहीं लगाया जाएगा, तब तक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं हो सकता है। बल कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में जानेंगे। बल हमारे कई प्रकार के होते हैं, जैसे
नंबर 1 अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल। नंबर 2 अपकेंद्रीय बल। नंबर 3 ससंजक बल। नंबर 4 असंजक बल। नंबर 5 गुरुत्वीय बल। नंबर 6 घर्षण बल। ये हमारे बल है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये होते क्या है। ठीक। पहला बल हमारा है अभिकेंद्रीय बल, दूसरा बल है हमारा अपकेंद्रीय बल। अब इन दोनों बलों में केंद्र के बारे में बात की गई है। इसका मतलब कोई ऐसा वृत्ताकार पथ होगा जिसपे, इसका मतलब जो है कि इसका मतलब कि वृत्ताकार पथ होगा जिसकी वजह से इसमें केंद्र के बारे में बात की गई है। केंद्र तभी मिलेगा जब पथ कैसा हो, वृत्ताकार हो। तो इसका मतलब कि पथ हमारा जो होगा वो वृत्ताकार होगा और इस पर कहीं पे क्या होगा, केंद्र होगा। अब जब बाहर से फोर्स हमारा अंदर की ओर लगेगा तो अंदर मतलब अभी मतलब अंदर होता है अभी, और किधर लग रहा है, केंद्र की ओर। तो कौन सा बल लगेगा, अभिकेंद्रीय बल। कौन सा बल लगेगा, अभिकेंद्रीय बल। और मतलब कि जब बाहर से केंद्र की ओर कोई बल लगेगा तो उसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। और जब केंद्र से जब बाहर की ओर कोई बल लगे, केंद्र से बाहर की ओर जब कोई बल लगे तो उसको बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। तो दोस्तों आपको समझ में आया कि जब कोई बल बाहर से केंद्र की ओर लगता है तो उसको हम अपकेंद्रीय बल, तथा जब केंद्र से बाहर की ओर लगता है तो उसको हम अपकेंद्रीय बल कहते हैं। अभी का मतलब ही होता है अंदर और केंद्रीय का मतलब होता है केंद्र। और अपकेंद्रीय, अप का मतलब बाहर और केंद्र का मतलब केंद्र से बाहर की ओर लगे तो अपकेंद्रीय, और अभिकेंद्रीय मतलब बाहर से अंदर की ओर, अभी मतलब अंदर की ओर लगे तो उसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। समझ में आया, मतलब अंदर से बाहर की ओर लगे तो अपकेंद्रीय, और जब बाहर से अंदर की ओर लगे तो उसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। मतलब बाहर से अंदर की ओर अभिकेंद्रीय और अंदर से बाहर की ओर अपकेंद्रीय बल। अब कैसे लगता है ये बल, वो अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से अभी दोनों को पढ़ेंगे।
एक तरफ डालेंगे अभिकेंद्री और एक तरफ डालेंगे अपकेंद्री। अभिकेंद्री बल और एक तरफ डालेंगे अपकेंद्री बल। अब देखेंगे अभिकेंद्री और अपकेंद्री के पहले डेफिनेशन क्या होती है, पहले उसको समझेंगे। अभिकेंद्री मतलब ऐसा बल जो बाहर से केंद्र की ओर लगे, वह अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। अभी हमने देखा था कि जब केंद्र की ओर बल लग रहा था बाहर से तो उसको हम बोलते थे अभिकेंद्रीय बल, और जब केंद्र से बाहर की ओर लग रहा था बल तो उसको हम बोल रहे थे अपकेंद्रीय बल। तो इसी से उसकी भी डेफिनेशन बना लेंगे कि ऐसा बल जो केंद्र से बाहर की ओर लगे, अपकेंद्रीय बल कहलाता है। अपकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल में अंतर। ऐसा बल जो बाहर से केंद्र की ओर लगे वह अपकेंद्रीय बल होता है, और ऐसा बल जो केंद्र से बाहर की ओर लगे, बाहर से केंद्र की ओर लगे और ये केंद्र से बाहर की ओर लगे, तो वो हमारी क्या होते हैं, केंद्रीय और अपकेंद्रीय बल कहलाते हैं। अब एग्जाम्पल के माध्यम से इनको समझेंगे कि क्या क्या होता है। दोनों के एग्जाम्पलों के माध्यम से इनको समझेंगे। अपकेंद्रीय बल, पहला एग्जाम्पल हम समझेंगे चक्रवात। साइक्लोन। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होता है, और एक होता है ये अभिकेंद्रीय बल का होगा, ये हमारा होगा प्रति चक्रवात। एंटी क्लॉकवाइज होता है ये, तो इसको बोलते हैं एंटी साइक्लोन। चक्रवात जो होता है वो हमारा इस तरीके से चलता है, बाहर से ऐसे केंद्र की ओर, मतलब बाहर से कोई बल लगा और किस तरफ की ओर गया, केंद्र की ओर गया, क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि चक्रवात में कौन सा बल लगता है, तो चक्रवात में जब बाहर से अंदर की ओर बल लग रहा है, तो मैंने अभी आपको बताया था
कि जब बाहर से अंदर की ओर बल लगता है तो उसको क्या बोलते हैं, अभिकेंद्री बल। तो इसका मतलब चक्रवात में हमारा कौन सा बल लगेगा, अभिकेंद्री बल। और प्रत्यचक्रवात, प्रत्यचक्रवात इसका अपोजिट, वो अंदर से बाहर की ओर जाता है ऐसे। तो इसका मतलब बल इधर से लगा और कहाँ की ओर लगा, बाहर की ओर लग रहा है। किधर की ओर, बाहर की ओर। जब बाहर की ओर बल लग रहा है तो उस बल को हम क्या बोलते हैं, केंद्र से बाहर की ओर लगा, इसलिए उसको बोलेंगे क्या, प्रति। अब अपकेंद्री बल। दूसरा एग्जांपल देखेंगे। ज्वार और भाटा, ईब और टाइड बोलते हैं। ज्वार को बोलते हैं टाइड और भाटा को बोलते हैं ईब। ज्वार जब समुद्र में, समुद्र का जल ऊपर की ओर उठता है तो उसको हम बोलते हैं ज्वार, और जब वही जल नीचे की ओर आता है तो उसको बोलते हैं भाटा। इसका मतलब जब ज्वार ज्वार हुआ होगा, मतलब जल ऊपर की ओर उठा होगा, इसका मतलब केंद्र से कोई बल लगा होगा और कहाँ, बाहर की ओर। तभी तो हमारा जल क्या हुआ, केंद्र से लगा और बाहर मतलब ऊपर की ओर गया। तो इसका मतलब केंद्र से बाहर की ओर जब बल लगेगा तो इसका मतलब वो कौन सा बल होगा, अपकेंद्री, केंद्र से बाहर की ओर लगा। तो इसका मतलब केंद्र से बाहर की ओर, मतलब ये है, ये गया, ये हमारा क्या है, ये है। तो केंद्र से बाहर की ओर बल लगा, तो ये हमारा हो गया कौन सा, केंद्र से बाहर की ओर बल लगा, ये हमारा ज्वार है। केंद्र से बाहर की ओर बल लगा तो इसका मतलब ये हमारा कौन सा बल हो जाएगा, अपकेंद्रीय बल हो जाएगा। और अभिकेंद्री जब ऊपर से नीचे की ओर, इसको बोलते हैं टाइड, इसको बोलते हैं ईब। इसका मतलब जब ऊपर से नीचे की ओर बल लगा, इसका मतलब बाहर से केंद्र की ओर बल लग रहा है, तो इसका मतलब कौन सा बल लगा, अभिकेंद्रीय बल। ये एग्जाम्पल हुए। तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे क्या होता है। मौत का कुआं, मौत का कुआं। मौत का कुआं आप लोगों ने देखा होगा, किसी भी मेले में जाते होंगे तो मौत का कुआं वहां पे दिखाया जाता है। उसमें जो राइडर होता है वो ऐसे गोल गोल बना होता है कुआं, और यहाँ पे क्या करता है, वो राइडिंग करता है। मतलब यहाँ पे वो क्या करता है, अपनी बाइक को घुमाता है, मोटरसाइकिल। लेकिन जब झुकाता है तो वो क्या, केंद्र की ओर झुका होता है, केंद्र की ओर झुका होता है। इसका मतलब बाहर से कोई बल लग रहा होगा केंद्र की ओर, तभी तो वो केंद्र की ओर झुक रहा था। इसका मतलब ये कौन सा बल है, ये हमारा कौन सा बल है, अभिकेंद्री बल, अभिकेंद्री बल होगा। फिर नेक्स्ट नंबर देखेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है इसके बारे में समझेंगे। अभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा कि अब केंद्रीय बल क्या होता है, अब केंद्रीय बल क्या होता है। और अगर नहीं समझ में आया तो अभी और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में हमने ले लिया, वॉशिंग मशीन से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वॉशिंग मशीन में कपड़ा धुलते समय, कपड़ा सुखाते समय और वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है। 3 क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो पहले हम समझें कि कपड़ा धोते समय, कपड़ा धोते समय
धोते समय वॉशिंग मशीन में वॉशिंग मशीन में कपड़ा धोते समय कौन सा बल कार्य करता तो आपने देखा होगा जब वॉशिंग मशीन में हम कपड़ा धुलने के लिए डालते हैं तो वॉशिंग मशीन उसको चारों ओर ऐसे घुमाती है, घुमाने के बाद अंदर की ओर खींचती है। इसका मतलब अंदर केंद्र की ओर कोई बल लग रहा होता है, मतलब बाहर से केंद्र की ओर कोई बल लग रहा है। और जब केंद्र से बाहर से केंद्र की ओर बल लगा तो हमने बताया था अभी कि जब बाहर से केंद्र की ओर बल लगता है तो उसको कौन सा बल कहते हैं? अभिकेंद्री बल। कौन सा बल? अभिकेंद्री बल। इसका मतलब वॉशिंग मशीन में कपड़ा धुलते समय कौन सा बल कार्य करता है? अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या बनता है? दूसरा हमारा क्वेश्चन बनता है वॉशिंग मशीन में कपड़ा सुखाते समय कौन सा बल कार्य करता? अभी हम लोगों ने देखा कपड़ा धुलते समय, अब हम देख रहे हैं कि कपड़ा सुखाते समय। वॉशिंग मशीन के ड्रायर में जब भी आप कपड़ा डालते हैं तो देखा होगा आपने कि वो कपड़ा डालते ही चारों ओर घुमाती है, घुमाने के बाद बाहर की ओर कपड़े को धकेलती है। तो इसका मतलब केंद्र से कोई बल लगा होगा और लगने के बाद कपड़े को ऊपर की ओर फेंका होगा। इसका मतलब केंद्र से कोई बल लगा और बल कहाँ की ओर लगा? बाहर की ओर लगा। इसका मतलब वहाँ पे कौन सा बल कार्य कर रहा होगा? अपकेंद्रीय बल। जैसा कि मैंने अभी समझाया था कि केंद्र से बाहर की ओर जब बल कार्य करता है तो उसको हम बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। इसका मतलब कपड़ा सुखाते समय वॉशिंग मशीन पे अपकेंद्रीय बल कार्य करता है। एक क्वेश्चन और बनता है वॉशिंग मशीन से, दो हो गए, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन वॉशिंग मशीन से बनता है कि वॉशिंग मशीन किस बल के सिद्धांत पर कार्य करती है? वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो इसका आंसर होगा अपकेंद्रीय बल। ये तीन ही क्वेश्चन वॉशिंग मशीन से बनते हैं। अब एक एग्जांपल और है, उसको समझें। आटा पीसते समय आटा का मशीन से
बाहर निकालना, बाहर निकलना किस सिद्धांत पर, किस बल पर आधारित ये क्वेश्चन बनता है। आटा पीसते समय आटा का मशीन से बाहर निकलना किस बल पर आधारित है, किस बल पर आधारित है बताइए। भाई जब आटा इसमें पिसा, इसमें, और आटा निकला यहाँ से, तो यहाँ से जब निकला तो इसका मतलब यहाँ पे कोई ऐसे घुमा रहा है, इसका मतलब ये केंद्र है। केंद्र से क्या हो रहा है, बाहर की ओर बल लग रहा है। केंद्र से जब बाहर की ओर बल लगेगा आटा निकलेगा, तो केंद्र से जब बाहर की ओर बल लगता है तो उसको कौन सा बल बोलते हैं, अपकेंद्री बल बोलते हैं, अपकेंद्री बल बोलते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को अपकेंद्री और अभिकेंद्री बल के बारे में अब कोई डाउट नहीं होगा। अगर है तो कमेंट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे आसंजक और सासंजक बल, आसंजक और सासंजक बल। आसंजक बल और सासंजक बल, दोनों को एक साथ समझेंगे कि ये आसंजक बल और सासंजक बल होते क्या है। आसंजक बल जब असमान अणुओं के मध्य अट्रैक्शन पाया जाता है या असमान अणु एक दूसरे से जुड़ते हैं तो उसको बोलते हैं आसंजक बल, और जब समान अणु एक दूसरे से जुड़ते हैं तो उसको बोलते हैं सासंजक बल बोलते हैं। अब असमान और समान, अब भाई असमान का मतलब क्या, मतलब कि समान वस्तुओं पे तो अट्रैक्शन होगा नहीं, असमान वस्तुओं में अट्रैक्शन। कोई अगर बोल दे लड़का है तो क्या लड़के की तरफ अट्रैक्शन फोर्स लगेगा क्या, नहीं लगेगा। इस तो जो ये समझो कि ये कोई लड़का है और ये लड़की है, ये लड़की और ये लड़का, तो लड़का लड़की की अट्रैक्ट होना ये क्या कहलाता है, आसंजक बल कहलाता है। और जब लड़का की ही ओर आकर्षित हो, ये दोनों एक दूसरे की ओर ही आकर्षित हो, तो इसका मतलब ये कौन सा बल होगा, आसंजक बल होगा। लेकिन आजकल तो ज्यादा करके बल यही लगता है आसंजक बल, मतलब जब असमान अणुओं के मध्य जब बल कार्य करता है तो उसको हम बोलते हैं आसंजक बल, और जब समान अणुओं पर बल लगता है, जब एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, सासंजक बल कहलाता है। समान अणुओं के मध्य तो सासंजक बल, समान तो सा से सासंजक, और असमान अणुओं के बीच तो आसंजक। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। जब समान अणुओं के मध्य अट्रैक्शन होगा तो सासंजक बल, और जब असमान अणुओं के मध्य अट्रैक्शन होगा तो आसंजक बल। आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट डे इसको समझाएंगे और लिखाएंगे। धन्यवाद। अगर क्लास पसंद आई हो तो थैंक यू।